NSUP बोर्ड 12th जो हमारा चैनल चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंटेंट के साथ है और सारा सिलेबस हम बिल्कुल मात्र है ना कम से कम वीडियो में आपको दिए हैं। सारा सिलेबस हम करा भी चुके हैं। उसी में से इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज लिया है जो आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम में मस्ट ही होता है आना, जिसका नाम है सिंथेसिस। और ये सिंथेसिस आपको जितने भी सेंटेंस के आएंगे, जिस तरह मैं आपको उसको पढ़ाने वाला हूँ, समझ लीजिए यहाँ से ही आपके सेंटेंस बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम कम समय में ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले हैं, इन फार्मूले के जरिए हम सारे सेंटेंसेस पे कवर करेंगे और सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाएंगे, कैसे कॉन्सेप्ट होता है, सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए सिंथेसिस को बोलते हैं। सिंथेसिस जो वर्ड होता है इसका मतलब है जोड़ना। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर हम पूरी बात करें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस तो सीधी बात हो जाएगी वाक्यों का जोड़ना। ठीक है, अब सारा हम डेफिनेशन के थ्रू देखें इसको। तो डेफिनेशन देखो कह रही है कि दो या अधिक, यहाँ बात कर रहे हैं दो या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर। ठीक है, पहली बात कह रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। दो या दो से अधिक क्यों बोल रहे हैं? दो से कम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि दो से कम होता है एक को हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये तो आपका मस्ट हो गया पहला ही पॉइंट कि जब भी आपको सेंटेंस ऐड करने के लिए कहे जाएंगे तो वो दो ज़रूर होंगे आपके पास। ठीक है, दो सेंटेंस ज़रूर होंगे, ये आप दिमाग में रखें। तो उन्हें जोड़कर क्या करना है? सिंपल बनाना होता है या तो एक, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, या फिर एक कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, ये तीन काम करना होता है और इन तीन कामों को करने के लिए ही जो हम बात करेंगे तो ये सारा काम हमारा कहलाएगा सिंथेसिस। अगर हम सिंपल को सिंपल बना रहे हैं जोड़कर, सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, या सिंपल को जोड़कर ही कंपाउंड बना रहे हैं, तो सारा सिस्टम क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, वाक्य को जोड़ना होता है और सीधी बात हम करें तो वाक्य को कम करना होता है। जो लंबे चौड़े दो जगह बातें हो रही थी, दो बातें, उन दो बातों को कम से कम शब्दों में हमें बताना होता है, उसके जरिए ये वाली बात है। अगर हम इसका दैनिक उपयोग में देखें, दैनिक जीवन का जो हमारा इसका देखना चाहें परीक्षा के हिसाब से तो है ये, परीक्षा में आपको आएगा, लेकिन अगर आप इसको अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। कई बार हम बातों को बहुत लंबा चौड़ा ना कहकर शॉर्ट में बातें बोलते हैं, तो जो शॉर्ट में बातें बोलते हैं, ठीक है, बड़ी बातों को शॉर्ट करना ही ये सिंथेसिस है। कैसे कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले हम जान लेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, क्योंकि हम पहली बार जो शुरू करेंगे सिंपल को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सिंपल क्या है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि सिंपल सेंटेंस को वो सिंपल शब्द से समझ लेते हैं, जैसे सिंपल का मतलब है साधारण। ठीक है, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साधारण सेंटेंस ही सिंपल सेंटेंस है, बल्कि उसकी एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है? देखिए, कह रहे हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है वो सिंपल है। ठीक है, अब नई बात आ जाती है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए, जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के दो हिस्से हैं ये। कैसे? एक को हम नाम देते हैं फाइनाइट वर्ब, एक को नाम देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब देखो फाइनाइट वर्ब क्या है, सीधी बात लिखिए, टेंस बनाने वाली वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो टेंस बनाए। ठीक है, 12 टेंस होते हैं, उन 12 में से किसी भी टेंस में अगर वर्ब जा रही है तो समझ जाएं कि वो फाइनाइट वर्ब है। इसके अपोजिट नॉन फाइनाइट वर्ब वो है, वर्ब तो होती है वो, लेकिन किसी भी टेंस में नहीं जाती वो, यानी वो टेंस नहीं बनाती। ठीक है, टेंस ना बनाने वाली वर्ब हमारा होता है नॉन फाइनाइट, टेंस बनाने वाली वर्ब होती है फाइनाइट। ठीक है, इस सारी बात को हम जान सकते हैं एक सेंटेंस में। देखो सेंटेंस लिखा है नीचे आपके, ये एग्जाम्पल के तौर पर इसी बात को साबित करने के लिए है। कैसे लिखा है देखो, ही रीड्स टू पास द एग्जाम। मीनिंग आता है इसका, वह एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, वह एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है। यहाँ पर आप दो वर्ब देख रहे हो, एक तो देख रहे हो रीड, है ना, और एक वर्ब देख रहे हो पास। ठीक है, सफल होना। तो देखो दोनों में से हम चेक करें तो जो पहले वाली वर्ब है ना, ये रीड, इस रीड में एस लगा है। यहाँ गौर देखेंगे आप, एस लगा है, और ये एस लग जाने का मतलब क्या हो रहा है भाई? ठीक है, एस लग जाने का मतलब हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रही है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एस एस लगता है वर्ब में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाती है, मतलब टेंस बना रही है। अब हम दूसरी वर्ब को देखें। दूसरी वर्ब क्या है? टू पास। ये टू पास क्या हो रहा है? टू लग रहा है पास के साथ। ऐसा किसी भी टेंस में 12 की 12 फॉर्म में आप जाएंगे, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तो उनमें से क्या है, टू लगकर किसी के साथ नहीं आता है। यानी वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म होगी उसकी, या सेकंड फॉर्म होती है, या थर्ड फॉर्म होती है, या फिर आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, टू लगकर कहीं किसी टेंस में नहीं आता। तो सीधी सीधी बात आप क्लियर कर सकते हैं कि ये जो पहले वाली वर्ब है ये तो हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, और दूसरी जो वर्ब है हमारे पास ये वाली, ये हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपको यही जान लेना होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को देखकर आप समझ जाएं कि वो वाक्य में अगर है तो सिंपल सेंटेंस होगा ही होगा वो। फाइनाइट वर्ब अगर सिंपल है सेंटेंस में तो वो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो चीज़ें हैं आगे को हम पढ़ेंगे, जैसे
तो आगे को हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा चैप्टर आता है वो नॉन फाइनाइट्स का ही आता है जनरली, ठीक है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब आएंगे आगे को, जिनमें से हम नॉन फाइनाइट की बात करें तो टोटल नॉन फाइनाइट 3 हैं, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, ठीक है। 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, नाम है उनके ये पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरेंड। उनके जरिए सबसे पहले हम सिंपल बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं। पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल ही करने वाले हैं, ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल के थ्रू आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले जान लो पार्टिसिपल है ही क्या, और उससे भी पहले ये कि आपको पहचान कैसे पड़ेगा कि सेंटेंस में पार्टिसिपल लगाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, ये बात लिखिए कि आपको सेंटेंस जो भी दिए गए हों उनमें देखना होगा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। उन दोनों सेंटेंस जो भी आपको मिले हैं, अगर उनके सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो समझ जाएं आप पार्टिसिपल में जा सकते हो आप, पार्टिसिपल से बन सकता है वो। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार से है। सबसे पहला प्रकार होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखने में होता है वो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हिंदी में इसका मीनिंग निकालें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बच्चों हुए से, है ना। ये हर क्रिया के पीछे, वर्ब के पीछे ऐसा अर्थ निकालेगा अपना, जैसे आते हुए, जाते हुए, बैठे हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, यानी कोई भी वर्ब अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसके पीछे हुए हुए करके आता है। अब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है कि ये कब लगेगा, कैसे मालूम चलेगा, है ना। तो उसके लिए देखो हमें देखना है कामों को, जो हमें वाक्य मिले होंगे उन वाक्यों में कुछ काम हो रहा होगा, तो जो भी काम हो रहा है उसको देख लीजिए। ये 2 बातें देखनी है, देखो कार्य तुरंत हो रहा हो या तो एक के बाद एक जो दूसरा वाला काम है तुरंत जस्ट एकदम सेकंड्स में हो जा रहा हो, या फिर एक ही समय में हो रहे हो दोनों, मतलब एक के अंदर ही दूसरा, पहला वाला ख़त्म नहीं हुआ है अभी, दूसरा वाला चल पड़ा है। तो दोनों बातें अगर वाक्यों में आपको दिखती हैं इस प्रकार से तो समझ जाएं ये वाला आपका सिंपल बनने के लिए पार्टिसिपल लगाने को है, ठीक है। पार्टिसिपल आप लगा सकते हैं कैसे, देखो 2 सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं। ये लिखा था बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था। ही सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। लड़का खेल रहा था, उसने सांप देखा। तो सेंटेंस का हमें लॉजिक क्या कह रहा है कि खेल रहा है लड़का, खेलने के दौरान ही उसने सांप देख लिया कहीं आसपास, ठीक है। अभी पहला वाला काम खत्म नहीं होता, दूसरा वाला बीच में चल पड़ा, मतलब दोनों काम एक ही समय में हो रहे हैं। ये पहली वाली बात हो रही है हमारी कि एक समय में काम हो रहे हैं या फिर तुरंत काम हो, तो दोनों में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाता है। अब लगाते कैसे हैं, पहला जो भी सेंटेंस आपका है जो पहले हो रहा है, ठीक है, उसकी वर्ब को, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसकी वर्ब को ऐसा कर दीजिए आप, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके शुरू कर लीजिए, हैं। यहाँ देखेंगे तो हम ये पहले से ही आईएनजी लिए हुए हैं प्लेइंग, ठीक है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखो कैसे बनाएं, तो ये बनेगा आपका इस तरह, लिखा आपने प्लेइंग, एक तो इतना हो गया प्लेइंग। अब क्या करना है, एक बात का याद रखेंगे, रिपीटिंग वर्ड नहीं लाना है आपको, रिपीटिंग वर्ड हटाते जाना है, जो भी कोई रिपीट हो रहा है उसको हटाएं। जैसे यहाँ पे देखिए बॉय था हमारे पास, बॉय के लिए रिपीट हो रहा है ही, उसको हटाएंगे। अब प्लेइंग, अब क्या करना है, हम ले लेंगे मेन वर्ड है हमारा द बॉय, प्लेइंग द बॉय सा अ स्नेक। तो ये आपका वाक्य बना, खेलते हुए लड़के ने एक सांप देखा, ठीक है। एक छोटा सा काम करके रखें यहाँ पर, अगर हम देखिए पहले वाले सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म वाला पहले से ही कुछ है ना, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में हमें वाइल का प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है, वाइल, और ये फिर कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, वाइल प्लेइंग द बॉय सा ए स्नेक। नहीं भी लगाओगे आप तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है ये। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा था गर्ल सा ए टाइगर, लड़की ने एक टाइगर देखा। सी गॉट फियर, वह डर गई। टाइगर देखा, डर गई, सबसे पहले सब्जेक्ट मैच करिए, जिसने टाइगर देखा वही डरी है, सेम सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखिए टाइगर देखने के कितनी देर बाद डरी, तुरंत बाद डर जाएगी ना, सेकंड्स में डर जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लड़की ने देख लिया टाइगर और फिर वो 10 मिनट बाद डर रही है ना, या फिर घर चलेगी बाद में डरेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ये जानते हैं आप। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ भी सेम वही काम करेंगे आप, जो भी पहली वर्ब है पहले देखा फिर डरी है तो करें वही, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे करेंगे, कर लीजिए सीइंग अ टाइगर, रिपीटिंग वर्ड निकाल दिया हमने, लिख लिया है द गर्ल गॉट फियर, ठीक है। बड़ी आसानी से आपके वाक्य बनते जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखी है तब, ठीक है। अंदाजे से कुछ नहीं होता है सेंटेंस बनाने में। तो हमारा ये क्या हो गया सारा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद इसी का दूसरा पार्ट होता है पार्टिसिपल में ही, और दूसरा पार्ट होता है वो ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल को याद रखेंगे आप, क्या करता है कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बिल्कुल एडजेक्टिव होता है, समझ लीजिए एडजेक्टिव ही है। और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे पहला ही सेंटेंस देख रहे हैं हम, सी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, द बुक इज़ कॉस्टली, किताब महंगी है, ठीक है। देखिए दूसरे वाक्य में
पहले में देखो, पहले ये प्रोनाउन था, ये नाउन था, है ना। इन दोनों में से किसी एक के बारे में इधर बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे एडजेक्टिव ही होगा वो। तो बुक के बारे में बात कर रहे हैं। बुक कैसी है भाई? बुक है कॉस्टली। बस करना क्या, इस शब्द को उठाइए और उसके पहले लगा दो जिसकी ये विशेषता है, ठीक है। तो भाई किसकी विशेषता था ये था बुक की विशेषता। तो बनाया हमने सी हैज़ अ, और ये कॉस्टली को लिख लो ऐसे, ये एडजेक्टिव वर्ड है यहाँ। सी हैज़ अ कॉस्टली बुक, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, उस शब्द को लाओ, बाकी सब रिपीटिंग चीज़ें हैं, इनको हटा देंगे, ये नहीं लाना है, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लाना है। नीचे देखिए इसी का है, एडजेक्टिव एक शब्द में आता है तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर वही काम, विशेषता बताने वाला काम ज़्यादा शब्दों में होने लगे तो फिर हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अंतर कुछ नहीं होता ज़्यादा, कि इसमें क्या होता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव को लाते हैं, लेकिन फ्रेज जो होती है वो नाउन के पीछे आती है, इतना अंतर है बस। जैसे हम यहाँ देखेंगे, वी सा एन ओल्ड मैन, हमने एक बूढ़ा आदमी देखा, पहला सेंटेंस बूढ़ा आदमी देखा। आगे कह रहे हैं ही वॉज लाइंग ऑन द रोड, वह सड़क पर लेटा हुआ था, सड़क पर पड़ा हुआ था। तो दूसरे वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं? मैन की बात कर रहे हैं। और मैन की विशेषता क्या बता रहे हैं? कि सड़क पर लेटा हुआ है। तो ये लाइंग ऑन द रोड, इतनी बात मैन के लिए है, उसकी विशेषता है, ठीक है। तो करना क्या है, हम इसे पीछे जोड़ेंगे, लेकिन क्या है, नाउन के साथ ही रखेंगे। अगर एक शब्द में आता है तो आप उसे रखिए नाउन के पहले, और ज़्यादा शब्दों में अगर बात हो रही है, ज़्यादा शब्दों में अगर बात हो रही है तो समझ जाएं कि वो आएगा पीछे। वी सा एन ओल्ड मैन, अब इधर जोड़ लीजिए आप ऐसे, लाइंग, ठीक है। ये रिपीटिंग निकाल दो आप, ही और वाज, लाइंग ऑन द रोड। बस इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक शब्द में है तो उसको नाउन के पहले लाइए, ज़्यादा शब्दों में है तो पीछे ले जाइए, ठीक है। रहना वो नाउन के पास ही है। तो ये आपका देखिए, एक एडजेक्टिव से है, एक एडजेक्टिव फ्रेज से है, दोनों ही पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम होगा। पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव के बारे में बात होगी, ठीक है। अगली हम बात करें तो तीसरा होता है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है देखने में? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये हिंदी में क्या करता है? हिंदी में इसका मीनिंग आया कर या करके। कर या करके का मतलब होता है पूरा करके, कंप्लीट करके, और कंप्लीट करने का मतलब भी परफेक्ट है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, इसकी पहचान भी यही हो गई। क्या पहचान हो गई? कि यहाँ कार्यों के बीच में गैप होगा। जो भी वाक्य आपको मिलेंगे उनके बीच में गैप आएगा। गैप का मतलब वो कंप्लीट होता है पहले वाला काम, फिर दूसरा वाला बाद में शुरू होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसे परफेक्ट का नाम देते हैं। जैसे देखो सेंटेंस लिखा है, द गर्ल्स टुक फूड, लड़की ने खाना खाया, सी वेंट टू ऑफिस, और ऑफिस चली गई। तो ये खाना लेना, खाना खाने का मतलब क्या है कि वो तुरंत ही ऑफिस नहीं चली जाएगी, है ना, या बीच में नहीं चली जाएगी, बल्कि क्या है, पहले वाला काम खत्म होगा, कंप्लीटली खत्म होगा, फिर उसके बाद आएगा। तो दूसरा वाला जब गैप लेकर शुरू होता है, इस गैप का ध्यान रखें आप, वो सेकंड्स में गैप ना हो, सेकंड से ज़्यादा गैप हो, मिनट में, है ना, ज़्यादा मिनटों में ऐसे। तो मिनटों का जब गैप होता बीच में कोई अंतराल आ रहा है तो समझ जाएं वो परफेक्ट है, जहाँ पर ज़्यादा गैप आए। कैसे शुरू करोगे इसे? बनाएंगे हम, देखो, हैविंग, और जो सेंटेंस में वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर लिया, टेक, टुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, हैविंग टेकन फूड। अब ये सी की जगह लिख लीजिए द गर्ल वेंट टू ऑफिस, ठीक है। बड़ी आराम से आप वाक्य बना पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो, ठीक है। ये सारा प्रेजेंट, ये पार्टिसिपल है, तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सबके मैंने सेंटेंस दिखाए। अब उसके बाद देखें हम अगला टॉपिक। इसी में सिंपल बनाने के लिए 7 टॉपिक दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। 7 तरह से वाक्य बन सकता है। अब मैं सबके साथ साथ बता रहा हूँ कौन से की क्या पहचान होती है, कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो, है ना। देखिए अगला हमारा टॉपिक है ये, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है आपको जीरंड या नाउन के साथ, ठीक है। वाक्य में नाउन या जीरंड के साथ आप लगा सकते हो प्रीपोजिशन, इससे भी वाक्य सिंपल बनता है, ठीक है। यहाँ भी सेम आप पार्टिसिपल करके आए हो आप पीछे, पार्टिसिपल के जैसे ही यहाँ भी सेंटेंस मिलेंगे, इन दोनों में, इसमें भी और पार्टिसिपल में भी सब्जेक्ट सेम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों प्रकार से वाक्य बनाया जा सकता है। जो वाक्य इससे बन रहा है वो पार्टिसिपल से बन जाता है, और पार्टिसिपल वाला इससे भी बन जाता है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, जिससे आपको ईजी लगे उससे बनाएं। सबसे पहले हम जान लेंगे जीरंड क्या चीज़ है। तो देखो जीरंड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर लें और उसका हिंदी मीनिंग निकलने लगता है फिर नानी ने, तो फिर वो कहलाता है जीरंड, ठीक है। पार्टिसिपल भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन उसका मीनिंग था हुए से, ठीक है। उसका मीनिंग हुए से, उसका मीनिंग नानी ने से, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। पहले लिखा है हमारा सी टीचर्स द चिल्ड्रन, वह बच्चों को पढ़ाती है। सी अर्न्स मनी, वह पैसे कमाती है। बच्चों को पढ़ाती है, पैसे कमाती है, ठीक है। तो पैसे कैसे कमा रही है? बच्चों को पढ़ाकर या पढ़ाने पर, ऐसे, है ना। तो हम बना सकते हैं, देखो इसको जीरंड बना लो, है ना। जीरंड क्या बन गया इसका? टीचिंग, ठीक है। टीच में आईएनजी लगा लिया,
ये बन गया जीरंट टीचिंग। अब इसके साथ लगा दो आप बाई टीचिंग द चिल्ड्रन। इसका मतलब हो गया बच्चों को पढ़ाने के द्वारा। पढ़ाने, नानी ने आएगा। बाई टीचिंग द चिल्ड्रन सी अर्न्स मनी, यहाँ ले लेंगे सी अर्न्स मनी। बच्चों को पढ़ाने के द्वारा या पढ़ाकर वह पैसे कमाती है, सी अर्न्स मनी। तो ये आपका ठीक है, देखो बन जाएगा सेंटेंस। फिर नीचे लिखा है माई फादर बॉट अ बाइक, मेरे फादर ने एक बाइक खरीदी। ही गेव 20,000 रुपीज़ फॉर इट, उन्होंने इसके लिए 20,000 रुपये दिए। तो यहाँ देखो हमारे पास एक नाउन दे रखी है, ये 20,000 रुपये नाउन है। इससे भी हम वाक्य को ऐड कर सकते हैं सीधा सीधा। जैसे माई फादर बॉट अ बाइक। अब देखिए खरीदने के लिए हम प्रीपोजिशन लाते हैं फॉर, ठीक है, बहुत परीक्षाओं में आता है एक फॉर, फिर नाउन लिख दो आप सीधा सीधा, है नाउन क्या है हमारा 20,000 रुपये, ये नाउन है। तो ये आपका हो गया जी, एक नाउन से बन गया आपका, एक प्रीपोजिशन से बन गया, वो जीरंट से बन गया। प्रीपोजिशन दोनों में लगाना होता है, नाउन से पहले भी आप प्रीपोजिशन लगाएंगे और वहाँ जीरंट बना रहे हो तब भी उससे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नाउन जीरंट से पहले प्रीपोजिशन लगाकर इस प्रकार आप वाक्य बना पाओगे हैं। इसके बाद देखें तो ये लिखा है इन्फिनेटिव बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव देखो ये है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिंदी में मीनिंग निकालने लगे नानी ने। अगर हिंदी में नानी ने मीनिंग आ रहा है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ, तो वो इन्फिनेटिव है। कैसे होता है? इसका भी सेम प्रोसेस है कि पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और नाउन जीरंट से पहले प्रीपोजिशन वाला, ये तीनों में एक जैसे ही वाक्य आते हैं, लगभग मैच करते हुए वाक्य चलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है देखो पहला, द बॉय वेंट टू स्कूल, लड़का स्कूल गया, मार्केट गया, लड़का मार्केट गया। ही वांटेड टू बाई बुक्स, वह किताबें खरीदना चाहता था। लड़का मार्केट गया, वह किताबें खरीदना चाहता था। तो देखिए पहले बाजार जाएगा फिर किताबें खरीदेगा, तो सेकंड वाले सेंटेंस में हमें ऑलरेडी एक वर्ब दिया है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बाई, है ना। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्या करना है? इससे ही बना दो, देखो ये सब रिपीटिंग हटा दो, वाक्य तैयार है और ये बन जाएगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। देखो क्या बनेगा, द बॉय, पहले सारा लिख लो, वेंट टू मार्केट, और ये ही वांटेड निकालना है, रिपीट है वो। फिर हम इस इन्फिनेटिव वर्ब को ही जोड़ लेंगे इसमें ना, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया, ये समझ लो। इन्फिनेटिव लगा था, हमें मिला था, हमने उससे वाक्य को जोड़ दिया है। नहीं मिलता है कहीं तो उसे बनाते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? उसी वर्ब को टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, इन्फिनेटिव बन जाता है। नीचे और देख रहे हैं, अगर कहीं किसी में आपको मिलता है ये वेरी, ठीक है, तो याद रखना है कि वेरी एक एडवर्ब है और इसको हम रिप्लेस करते हैं TOO से। ये भी बहुत परीक्षाओं में आता है ना, वेरी को रिप्लेस करेंगे TOO से। कैसे बनाओगे? ही इज़ टू वीक, ये हो गया आपका एक, है ना। अब देखो दूसरे वाले की सिर्फ वर्ब लेनी है आपको, जो भी सेंटेंस में वर्ब है, और उसको इन्फिनेटिव बना कर ले आओ। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा? टू रन, ही इज़ टू वीक टू रन, ये भी इन्फिनेटिव का है ना, बहुत बार आता है, ठीक है। तो देखिए आपके 3 टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद चौथा हम देखें, सिंपल बनाने की बात चल रही है ना, कह रहे हैं एडवर्ब का प्रयोग कर लो या एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग कर लो, ये भी एक टॉपिक होता है। एडवर्बल फ्रेज क्या है? ये वर्ब की विशेषता बताने का काम करते हैं। इसकी पहचान भी यही होती है कि यहाँ पर वर्ब रिपीट होती हैं, ठीक है। जब वर्ब रिपीट होती है तो समझ जाएंगे वर्ब पर जोड़ दे रहे हैं, और वर्ब पर जोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब एडवर्ब की बात होगी। जैसे देखो सेंटेंस लिखा है, ही स्पीक्स इन द क्लास, वह क्लास में बोलता है। ही स्पीक्स स्लो, वह धीरे बोलता है ना, बोलता है धीरे बोलता है। तो बोलने की विशेषता क्या मिल रही है हमें? स्लो मिल रही है। यहाँ जो आपको वर्ड मिलते हैं मैक्सिमम, वो पहले से कंप्लीटली एडवर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला साइड से याद रखेंगे आप, एक नियम होता है ये, एडजेक्टिव प्लस LY इक्वल टू एडवर्ब होता है, ठीक है। तो जो शब्द आपको यहाँ मिले, हो सकता है कि वो आपका एडजेक्टिव हो पहले से, तो उसमें आप LY प्लस करके लाएं तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। रिपीटिंग निकाल दो, वही काम करना है पहले वाला। देखो रिपीट हटा दिया और स्लो में LY प्लस कर लाएंगे और वाक्य बन जाएगा इस तरह। ये हो गया देखो आपका, ही स्पीक्स इन द क्लास, बिल्कुल आसानी से बना पाओगे, और स्लो में ही लगा लीजिए LY, तो ये बन गया आपका स्लोली। ही स्पीक्स इन द क्लास स्लोली, ठीक है। अब नीचे वाला देखो लिखा है, ही रैन ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ा है। ही रैन फॉर 20 मिनट्स, वह 20 मिनट तक दौड़ा।
तो यहाँ क्या है देखिए, एडवर्ब करता है एक शब्द में काम, उसे एडवर्ब बोलते हैं। फ्रेज का मतलब होता है अधिक शब्दों में काम होने लगे, वही विशेषता बताने वाली बात ज़्यादा शब्दों में होने लगे उसे फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दौड़ना, दौड़ना दोनों तरफ सेम हो रहा है। दौड़ने की क्या खास बात आ रही है, यहाँ आ रही है कि 20 मिनट तक दौड़ा जा रहा है, तो ये विशेषता हो गई। फिर वही करिए आप, रिपीटिंग निकाल दो, और इस वाले में कुछ नहीं करना होता है, बस वो लिखनी है आपको ऐसे ही। फ्रेज को लिख लिया हमने पहले, देखो ही रैन ऑन द रोड, और क्या करना है बस फ्रेज जोड़ दो इससे ऐसे, फॉर 20 मिनट्स। तो भाई आपका बिल्कुल आराम से बनता जाएगा। एक बात ये भी अगर आप याद रखें कि इस रिपीटिंग वर्ड निकालते जाओ तब भी बहुत बार वाक्य बन जाता है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बस ये रिपीटिंग वर्ड हटा दो, सारा कुछ लिख लिया ऐसे ही, है ना। तो इजीली आपका बन सकता है, रिपीटिंग वर्ड का ध्यान रखना है ना। अब देखिए इसके बाद है केस इन अ पोजीशन। ये भी सिंपल बनाने का नियम होता है। केस इन अ पोजीशन का मतलब होता है कि अलग अलग कैटेगरी की दो प्रकार की नाउन एक केस में जाती है। केस होते हैं जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, है ना। तो दो अलग अलग प्रकार की नाउन एक में आ जाए। इसकी और भी पहचान है, ये कि पहचान ये है कि बहुत सारा रिपीट होता है इसमें, है ना। बार बार चीज़ों को, एक ही बात के बारे में बार बार बोलते हैं, तो समझ जाएं वो ये वाला चैप्टर है आपका जिसमें ज़्यादा रिपीटिंग आ रही है। जैसे लिखा है रवि इज़ अवर कैप्टन, रवि हमारा कप्तान है। ही मेड 50 रन्स, उसने 50 रन बनाए। रवि हमारा कप्तान है, उसने 50 रन बनाए। तो देखिए रवि है, कप्तान भी वही है, 50 रन बनाने वाला भी वही है ना। तो सारी बातें इसके बारे में हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम जब बनाते हैं, देखो इस प्रकार रवि, इसी की फ्रेजेस के साथ जोड़ लो, फ्रेजेस की ये आवर कैप्टन, तो उसकी वर्ब हटाकर इनको कर लिया हमने बिल्कुल पास, है ना। जैसे रवि आवर कैप्टन। अब रिपीटिंग वर्ड निकाल दो यहाँ से, वर्ब बचेगा हमारा मेड, मेड 50 रन्स, ठीक है। तो यहाँ देखो रवि और ये आवर कैप्टन उस मेड का सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग कैटेगरी में, कैप्टन और ये रवि दोनों अलग अलग नाउन है, लेकिन दोनों एक केस में आ रही है, सब्जेक्ट बन रही हैं। ऐसी पोर्शन को बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है। नीचे वाला और देखो, कह रहे हैं मिल्टन वाज बोर्न इन इंग्लैंड। मिल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि था। मिल्टन नाउन है, उसकी फ्रेज उधर दे रखी है। देखो फ्रेज क्या है, ये ए ग्रेट पोएट। फ्रेज का याद रखिए आप, फ्रेज क्या होता है, ज़्यादा शब्दों में होते हैं, बहुत सारे शब्द लिखे हों, एक से ज़्यादा हों मतलब, तो और किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो वो नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब के बारे में बात करते हैं, एडवर्ब फ्रेज। 3 प्रकार की फ्रेज होती हैं। अब क्या करना है, उस फ्रेज को उठा लाओ और नाउन के साथ लिख देंगे आप। कैसे लिखा जाएगा, मिल्टन और फ्रेज लिख लिया हमने, अ ग्रेट पोएट, मिल्टन अ ग्रेट पोएट। अब जो वर्ब वाला पोर्शन लिख लो पीछे, क्या वर्ब है, वाज बोर्न इन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सेम बात हो रही है। ये सारा हमारा सब्जेक्ट का एरिया हो गया। मिल्टन नाउन है और एक ग्रेट पोएट उसकी फ्रेज है, दोनों सब्जेक्ट के एरिया में आ रहे हैं। ये भी हमारा केस इन अपोजिशन है, ठीक है। अगली बात हम बात करें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब होता है जहाँ पर सब्जेक्ट फ्री स्टाइल रहता है, सब्जेक्ट पर कोई बॉन्ड नहीं होता, या सीधी सीधी बात कह लो ये पहचान के तौर पर कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिनके सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होंगे, या सीधी और मैं कहूँ कि इसमें किसी भी वर्ड की रिपीटिंग नहीं मिलेगी आपको, कोई रिपीट ही वर्ड ना होगा। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो समझ जाएं आप इसमें जाएँ नॉमिनेटिव में। कैसे होता है नॉमिनेटिव में, करना क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से वो बन सकता है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म से बन सकता है, बीइंग प्लस एडजेक्टिव से बन सकता है। अब ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ है इसमें देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस है तब आपको बनाना होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से, और अगर पैसिव वॉइस है वही तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म से बनाइए। और यदि एडजेक्टिव दिया है तो उसकी वर्ब को बीइंग कर लीजिए, है ना। यहाँ जैसे हमारा सेंटेंस लिखा है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, है ना। तो यहाँ बात आ रही है देखो कि टीचर ने क्लास में प्रवेश किया और स्टूडेंट खड़े हो गए हैं। अब देखिए पहले क्या है, एंटर्ड लिखा है, तो पहले में क्या हो रहा है हमारा, ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है, और ना ही एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब दी है। तो हम समझ जाएं पहले वाला काम होगा हैविंग थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। तो थर्ड फॉर्म ये है ही हमारे पास, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा ही होता है इसका। तो बना लिया हमने बस ये, द टीचर, बस हैविंग लगाना है आपको, हैविंग एंटर्ड द क्लास। इसमें कुछ भी करना नहीं होता आपको, एक ही वर्ब चेंज करनी है, पहले वाली, है ना। और सेकंड सेंटेंस में चूंकि कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं आ रहा है इसलिए उसमें कुछ करेंगे नहीं, सारे का सारा सेंटेंस सेम उतरेगा ऐसे, है ना। और क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है भाई। देखो बिल्कुल आसानी से वाक्य बन जाएंगे अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट है तब। करना क्या था यहाँ
कि पहले सेंटेंस को देख लो, उसमें काम हो रहा है एक्टिव वॉइस में, तो समझना है आपको ये हैविंग थर्ड फॉर्म लगाना है। और अगर पैसिव में हो रहा है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए। और काम ही नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड दिया है कोई, तब लगाइए आप उसमें बीइंग प्लस एडजेक्टिव, बस उसमें बीइंग कर लेना है यहाँ। हैविंग, हैविंग बीन और बीइंग, ये 3 चीज़ें होंगी, बाकी वर्ब वो चलती रहेगी ऐसे ही। आगे लिखा है देखो हमारा बाय यूजिंग कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग करके आप कर सकते हो। कंजक्शन क्या होता है, 2 चीज़ों को जोड़ देता है, ठीक है, शब्दों को जोड़ देता है, वाक्यों को जोड़ देगा, मतलब सेम चीज़ों को सेम चीज़ों से जोड़ता है, ये कंजक्शन की खास बात है। जैसे लिखा है रोहन वेंट टू आगरा, रोहन आगरा गया, रोहन चला गया भाई आगरा, है ना। ये वर्ड थोड़ा गलत है, इसको लिख लेना है फिर से, है ना। यहाँ लिखा हुआ है वेंट, WENT, ठीक है। रोहन आगरा गया, हिज सिस्टर वेंट विद हिम, उसकी बहन उसके साथ गई। यहाँ कह रहे हैं रोहन आगरा गया, उसकी बहन उसके साथ गई। देखिए तो क्या हो रहा है, दोनों लोग गए हैं आगरा गए दोनों ना, तो दोनों के लिए 2 अलग अलग क्रियाएं लिख रखी हैं कि यहाँ वेंट भी है, यहाँ भी वेंट है। तो हम दोनों को आपस में अगर ऐड कर लें तो दोनों एक कंजक्शन से जुड़ जाएंगे। जैसे रोहन एंड, कौन कौन गए आगरा, रोहन और उसकी सिस्टर, ठीक है। तो ये बना रोहन एंड हर सिस्टर और हिज सिस्टर, रोहन और उसकी बहन। अब दोनों के लिए से एक वर्ब ले आओ, एक वर्ब क्या होगी, वेंट टू आगरा, ठीक है। नीचे वाला देखो, शेक्सपियर वाज ए पोएट, शेक्सपियर एक कवि था। ही वाज अ ड्रामेटिस्ट टू, वह एक नाटककार भी था। तो देखिए एक ही आदमी की 2 बातें आ रही हैं, कवि भी है वो नाटककार भी है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, देखो बना शेक्सपियर वाज अ पोएट, और दूसरे वाले को जोड़ दिया हमने एंड से, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो बिल्कुल आसानी से आप 2 किसी क्वालिटी हैं कहीं पर, या फिर एक आदमी 2 काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, उनके लिए फिर आप एक ही वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम था आपका भाई सिंपल बनाने का, ठीक है। 7 चैप्टर थे, उनमें 7 कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको वाक्य आ सकता है। अगली हम बात करें सिंथेसिस का, सेकंड स्टेप होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी 3 प्रकार का होगा, मिलेंगे यहाँ भी आपको सिंपल सेंटेंस ही, ठीक है। उन सिंपल को पहले हमने सिंपल ही बनाया था, अब की बार सिंपल मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सिंपल में इतना अंतर याद रखिए कि वहाँ वर्ब एक बचानी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जितनी वर्ब आपको मिलेंगी उतनी ही वर्ब रहनी चाहिए बाद में भी। कैसे कि यहाँ क्लोज आती हैं, वहाँ आती है फ्रेज, यहाँ क्लोज, और क्लोज क्या होता है, क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब भी होता है ना। तो इसलिए जितने सेंटेंस मिले हैं वो नहीं रखें आप। पहला इसका पार्ट होता है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज से कंजक्शन है ये, देखिए दैट है, वाई है, वैन है, वेयर है, व्हाट है, कोई भी और भी इंटरोगेटिव वर्ड अगर सेंस लेगा तो वो भी कंजक्शन बनाया जा सकता है। अब करना क्या है, इनके मीनिंग के आधार पर आप चलिए। जैसे दैट आता है की के अर्थ में, वाई कारण पूछने के लिए आएगा, वैन समय पूछने के लिए आएगा, वेयर स्थान पूछने के लिए, और व्हाट आता है जो कुछ के अर्थ में। इस प्रकार अब सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है दैट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा रिपीटेड कंजक्शन है दैट। जैसे हम देखिए वाक्य लिखा है, फ्लो चेक करना होगा आपको कि पहले किसको बोलें, इतना करना होगा। जैसे दे आर बैड बॉयज़, ये वर्ड है दे, पहला ही शब्द है ये दे, हैं। तो समझ लीजिए, देखिए क्या लिखा है, दे आर बैड बॉयज़, वे बुरे लड़के हैं। एवरीबडी नोज इट, हर व्यक्ति यह जानता है या सबको यह पता है। तो हम बोल कर देखेंगे, तो दोनों को बोल कर देख लो, पहले कौन सा आना है, ऐसे बोल लो पहले, वे बुरे लड़के हैं कि सब जानते हैं यह, तो ये बोलने में कष्ट आएगा, है ना, जिसमें प्रॉब्लम आती है वो सही नहीं है। फिर इधर से बोलोगे आप ऐसे कि सब जानते हैं कि, या प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह बुरे लड़के हैं, तो ये हमारा पहले आएगा, ठीक है। फ्लो में चेक करें तो ये पहले सेंटेंस नंबर पे आएगा, इसमें से इट को निकाल देंगे, वो रिपीट हो रहा है। क्या बनेगा, देखो हम बोलेंगे एवरीबडी नोज, इसका अर्थ हो गया प्रत्येक व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, की जोड़ लीजिए उसमें, देखो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि, बस जोड़ के फिर इधर वाला सारा सेंटेंस तो लिखेंगे, कुछ भी हटाना नहीं होता है यहाँ। जैसे हम सिंपल में हटा के आए हैं, बल्कि क्या है, सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। सारा बन गया ये कि एवरीबडी नोज दैट दे आर बैड बॉयज़, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे बुरे लड़के हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स में आप इन कंजक्शंस को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का सेकंड हिस्सा ये सेकंड होता है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज वो वाले वाक्य होंगे जिनमें एडजेक्टिव दिए जाएंगे आपको, वाक्यों में एडजेक्टिव शो होगा, समझ जाए एडजेक्टिव क्लोज से बनेगा कैसे। इसके कंजक्शन में आपके पास देखिए हु, हुम, हुज और विच, ठीक है। जिनमें से जो पहले सीरीज के 3 कंजक्शन है वो मनुष्यों के लिए, अगर मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है तो हु, हुम, हुज में से कंजक्शन आएगा, और मनुष्य नहीं है कोई और है, नॉन लिविंग है या कोई भी
कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी हो सकता है, तो उसके लिए विच लगाना है। जैसे हमारे पास वाक्य लिखे हैं, वी सा अ मैन, हमने एक आदमी देखा, द मैन वॉज टॉल, आदमी लंबा था। ठीक है, तो वह विशेषता किसकी हो रही है, आदमी की। हु का प्रयोग करते हैं जो के अर्थ में, ये जिसे के अर्थ में, जिसका के अर्थ में। तो हम बोलेंगे हमने एक आदमी देखा जो लंबा था। ठीक है, सीधी सीधी बात आएगा। तो कैसे करें, देखिए ये बनाएंगे वी सा अ मैन, और मैन तो मनुष्य ही है ना, तो कंजक्शन लगा लिया हमने हु, इस तरह बन गया वी सा अ मैन हु। अब इसमें से इसकी रिपीटिंग निकाल देनी है बस, जो पहले शब्द आ चुका है ये वाला, उसको दोबारा ना लाएं, है ना। बस किधर लिखेंगे, हु वाज टॉल, मैंने एक आदमी देखा जो लंबा था। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया इधर। नीचे और देखो, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, कार द कार इज़ न्यू, कार नई है। कार के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कार की विशेषता है, कार तो मनुष्य नहीं है तो क्या होगा भाई, यहाँ लग जाएगा आपका विच, आई हैव ए कार विच। अब ये द कार हटा दीजिए, है ना, पहले आ चुका है कार, फिर क्या लिख लेना है, विच इज़ न्यू। तो इसका मीनिंग आएगा मेरे पास एक कार है जो नई है। ठीक है, अगली हम बात करें तो इसी में आता है तीसरा एडवर्ब क्लोज। ये मैंने इसे खास कंजक्शंस लिख दिए हैं, इसमें कंजक्शन लगाना है आपको, ये सबसे आसान होता है, बस आपको कंजक्शन याद करना होता है इसका। ठीक है, जैसे लिखा है देखिए, इफ अनलेस दोनों आते हैं शर्त दिखाने के लिए, टिल अनटिल का टाइम दिखाने के लिए आता है, दो आल दो आता है उल्टे विपरीत अर्थ वाले वाक्यों में। बिकॉज के कारण के लिए प्रयोग करते हैं, आफ्टर बिफोर टाइम को दिखाएगा, एज सुन एज होता है तुरंत वाले वाक्यों में जिनमें तुरंत काम हो रहे हों, देन तुलना करता है, एज एज समानता बताएगा आपकी, सो दैट परिणाम को दिखाएगा या आपके उद्देश्य को भी दिखा सकता है ना, लेस्ट का मतलब भी उद्देश्य को दिखाना होता है। तो इस तरह की बातें जहाँ आएंगी तो उसको लगा देंगे आप। जैसे लिखा है देखो, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया। क्या लिखा है, ही वॉज इल, वह बीमार था। सेंटेंस में कह रहे हैं वह कॉलेज नहीं गया, वह बीमार था। तो देखिए कॉलेज न जाने का कारण लिखा है, क्या कारण है, बीमार है। ठीक है, तो कारण के लिए मैंने बताया था बिकॉज। यानी इस प्रकार इन कंजक्शंस को हमें, अब क्या सेंटेंस को पलट लेंगे, थोड़ा पलट के बोलेंगे, बोलें इस तरह, देखो पलटो ही मत, सीधा ऐसे बन जाएगा। क्या करना है, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, इतना बन गया, वह कॉलेज नहीं गया। क्यों नहीं गया, कारण है ये बीमार है, तो लिख दीजिए बिकॉज। इतना आसान है ये, बिल्कुल कंजक्शन लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बस कंजक्शन फिट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अगली हम बात करें सिंथेसिस का लास्ट स्टेप होता है ये कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस सबसे आसान है, सिंपल से भी कॉम्प्लेक्स से भी, दोनों से आसान ये है। कैसे कि इसके भी सिर्फ कंजक्शन ही लगाने हैं आपको। 4 तरह के कंजक्शन है, जिनमें देखिए लिखा है एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज। इन सब का सेम मीनिंग है ना। ये क्या होता है, बढ़ते कामों में लगते हैं, बढ़ते क्रम में काम आते हैं, जहाँ पर उनमें इसको लगाना होता है। यट बट स्टिल है, इनका मतलब होता है लेकिन या फिर भी, और ये क्या है, ये विपरीत अर्थ वाले वाक्यों में लगेंगे। ऐसे ही सो देयर फोर, फोर है, इसका मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, फोर का मतलब क्योंकि होगा यहाँ पे, सो देयर फोर का मतलब होगा इसलिए। और ये क्या लगेंगे, जहाँ पर सही काम का सही परिणाम निकला हो, रिजल्ट शो करने के लिए। आगे है ओवर, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नोर, इनका मतलब होता है या, ऑप्शन शो करते हैं ये। ठीक है, विकल्प दिखाते हैं। जैसे हमारे अब सेंटेंस लिखे हैं, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही गेव मी द बुक, कह रहे हैं वह मेरे पास आया, उसने मुझे किताब दी, तो अगला काम कर दिया उसने, है ना। जैसे कह रहा है आया, आगे अगला काम कर दिया, तो अगला काम करने का मतलब ये पहला ही कंजक्शन है, कम्युलेटिव फॉर्म बोलते हैं इसे, पहले वालों को, ये वालों को। बस सिर्फ इतना करना है आपको, यहाँ लगा देना है एंड, इतना आसान है ये। ठीक है, बस ही केम टू मी एंड, बस सारा ऐसे लिखो, ही गेव मी, अब ही गेव द बुक, बस बन गया जी कंपाउंड है। नीचे वाला लिखा है यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। आगे कह रहे हैं फादर विल बी एंग्री, पिताजी नाराज हो जाएंगे, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, पिताजी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो सोचो क्या आना चाहिए बीच में। देखिए हमारा कंजक्शन बनेगा ये, अदरवाइज, इसका मतलब होता है अन्यथा। जब हम बोलेंगे मीनिंग कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो मतलब अन्यथा, है ना, अन्यथा पिताजी नाराज हो जाएंगे। तो बस बीच में क्या करना है आपको, यहाँ ऐड कर देना है अदरवाइज। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से आपके बनते जाएंगे, इनमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं होता है, बस सही कंजक्शन को
फिट करना है आपको, ठीक है। ये सारा आपका सिस्टम हो गया अभी सिंथेसिस का। सिंपल है, इसमें कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और एक ही आप लेक्चर में सारा कुछ पा गए हैं, है ना। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर, कोई किताबें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको आप देख लीजिए एक बार, और ये एग्जाम में आपका क्लियर करा देगा, ठीक है। इतना संक्षिप्त और शॉर्ट मैं समझता हूँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रिक के साथ है ये, और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आपको आने वाला एग्ज़ाम बहुत सुखद हो और ये सारी आपकी सहायता करें, अच्छे नंबर दिलाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।